अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं मुनीब आसिफ। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ जनाब। उम्मीद करती हूँ आप लोग जहाँ कहीं होंगे खैरियत से होंगे। और आज का मौसम भी बड़ा अच्छा है, बल्कि रात से ही बारिश हो रही है और इस बारिश ने हम सबके जो चेहरे हैं ना उसकी वजह से खिलखिला उठे हैं और खुशगवार भी हो गए, मूड भी खुशगवार हो गए, क्योंकि पिछले दिनों बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी। और आपको पता है कि जो आलमी दर्जा हरारत है ना उसमें भी इजाफे से पूरी दुनिया परेशान है। सिर्फ इस वजह, ये क्लाइमेट चेंज में सिर्फ हम लोग नहीं आ रहे हैं, पूरी दुनिया इससे परेशान है। और पाकिस्तान का शुमार वैसे भी मौसमियाती तब्दीलियों के असरात से सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाले ममालिक में होता है। चाहे वो ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, चाहे वो ज़्यादा बारिशें हो रही है, सर्दी पड़ी है, सारी चीज़ें ना हमें ज़्यादा असर अंदाज हमारे ऊपर होती हैं। तो आजकल पाकिस्तान के कई इलाकों में देखा जाए तो पिछले दिनों बहुत ज़्यादा हब्स थी और इसकी वजह से लोग निढाल हो गए थे, परेशान थे। और इसी तरह के मौसम में उसके बाद लोड शेडिंग भी हो तो घरों के अंदर वक्त गुजारना और रोज़मर्रा के काम निपटाना ना इंतहाई मुश्किल हो जाता है। अब ऐसे मौसम में पौधे ऐसे हों जो कि हमारी गर्मी की शिद्दत को एक तो कम करके हमारे माहौल को पुरसकून और खुशगवार बना सके। तो आज तो वैसे भी मानसून की बारिश हो गई है। वैसे तो 29 से बाकायदा आगाज़ हो जाएगा मानसून का, लेकिन उसके बाद भी, बारिश के बाद भी आप लोग इस चीज़ को नोटिस करते होंगे कि बारिश थमती है तो उसके बाद हब्स की और भी ज़्यादा कैफियत जो है ना वो ख़राब होना शुरू हो जाती है। तो उसके लिए पौधों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज हम ऐसे पौधों के बारे में बात करेंगे जो आप इंडोर लगा सकते हैं, अपने घरों में लगा सकते हैं, अपने इवन दो के कमरों में भी उनको लगा सकते हैं, जिनका फ़ायदा ही है, नुकसान कोई नहीं है। सबसे पहले है वेपिंग फिग का पौधा, जो कि गर्मी की शिद्दत को कम करके फ़िज़ा को खुशबूदार बनाता है। और ये पौधा ऐसी आलूदगी से निमटता है जो कारपेंटिंग और फर्नीचर से खारिज होती है। दूसरा एलोवेरा का पौधा है जो फ़िज़ा को जरासीमों से पाक और साफ़ रखता है। और दूसरा, आपको पता है कि एलोवेरा का जो पौधा है वो कमरे के दर्जा हरारत को भी मुतअद्दिल रखने में मौसर साबित होता है। अब इस पौधे से हम लोग क्रीम्स भी बनाते हैं, जेल भी बनाते हैं, बहुत सी चीज़ें अलग अलग बनाई जा सकती हैं। और ये रात भर ऑक्सीजन भी फराहम करता रहता है ये पौधा। इसके अलावा आरिका पाम का पौधा है जो माहौल को तो अच्छा करता ही है, उसके साथ साथ जो सांस के मरीज़ है ना उनके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद साबित होता है। यहाँ जिन लोगों को ज़्यादातर नज़ला ज़ुकाम रहता है, उसका शिकार रहते हैं, उनके लिए बड़ा मुफीद है ये। अब एक और पौधा है बेबी रबड़ प्लांट, जिसको रबड़ प्लांट भी कहा जाता है। इसका शुमार उन पौधों में किया जाता है जो घर से गर्मी कम करने और कमरों को ठंडा रखने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। अब ये पौधा हमारी हवा को एक तो साफ़ करता है और यही वजह है कि इसे घर में लगाए जाने वाले मशहूर पौधों में से एक भी समझा जाता है। कि रबड़ प्लांट के बारे में हम बहुत सुनते हैं, मतलब अक्सर लोग कहते हैं जी हमारे घरों में रबड़ प्लांट्स लगे हुए हैं। इसके अलावा स्पाइडर प्लांट, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये पौधा 90% तक जो हवा है ना, फ़िज़ा है, उसमें मौजूद टॉक्सिन्स को ख़त्म करके उसे साफ़ सुथरा बना देता है। तो ये ख़ास तौर पर जिनको डस्ट एलर्जी रहती है ना उनके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। तो आजकल का जिस तरह का मौसम है, हब्स वाला मौसम है, इस मौसम में ये पौधे आपके घरों को एक तो ठंडा रखने में मुआवनत साबित करेंगे और दूसरा ये कि आलूदगी से भी आपको बचाएंगे। टॉक्सिन्स जो हमारे फ़िज़ा में मौजूद होते हैं जिसकी वजह से हमारी सेहत भी ख़राब हो सकती है, ये उससे भी हमें बचाएंगे। तो इसलिए ये जो हब्स की कैफियत है इससे हमने बचना है तो हमें एक तो बाहर भी, आउटडोर भी ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन की तरफ जाना चाहिए और इंडोर भी प्लांट्स का इस्तेमाल हमें ज़रूर करना चाहिए। जनाब, अब कुछ बात कर लेते हैं खाने पकाने के हवाले से। और ख़ास तौर पर ना शाम के औकात में जो हमें लगती है ना भूख हल्की फुल्की, उसको मिटाने के लिए अक्सर हम लोग रिफ़्रेशमेंट का सहारा लेते हैं। उसमें मुख्तलिफ़ चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। बेकरी आइटम्स होती हैं, बिस्किट्स होते हैं, पैटीज़ होती हैं, ये सारी चीज़ें ना अब ये हमारी सेहत के लिए फ़ायदेमंद नहीं है। ये मुज़र असरात हमारी सेहत पर डाल सकती हैं। माहिरीन के मुताबिक हमें अक्सर ऐसा महसूस होता है कि हमें भूख लग रही है, जबकि
इस बात का ताल्लुक हमारे पेट से नहीं, हमारे दिमाग से होता है। इस भूख को मिटाने के लिए ना अगर हम ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करें जिनमें ग़िज़ाइयत ना हो तो वो अशिया हमें मोटापे का सबब भी बनाती है। अब कुछ लोग बेवक्त की हल्की फुल्की भूख को दूर करने के लिए ना चिप्स, समोसे, पॉपकॉर्न्स, बिस्किट्स, केक्स, ये सारी चीज़ें चाय के साथ और बड़े मज़े से स्नैक्स के तौर पर खा रहे होते हैं। तो आज हमने हेल्दी स्नैक्स के बारे में बात करनी है कि जिनको अपने वेट के बारे में भी उन्होंने अब सोचना है, उन्होंने हेल्दी भी रहना है, तो उनके लिए ऐसी कौन सी चीज़ें हो सकती हैं जो कि वो शाम के वक्त एज अ स्नैक जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ आज शेफ़ मौजूद हैं जो हमें बनाना सिखाएंगी। हल्की फुल्की सी भूख में हल्का फुल्का हम क्या बना के खा सकते हैं। तो शेफ़ आमना शेख ने हमें आज ज्वाइन किया है, तो उनकी तरफ चलते हैं और उनसे जानते हैं कि वो आज हमारे लिए क्या लेकर आई हैं। अस्सलाम वालेकुम शेफ़ आमना, कैसी हैं आप? ठीक है। वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। शेफ़ आमना, आज हमने हेल्दी स्नैकिंग की तरफ जाना है, तो क्या आप स्नैक्स के लिए लेकर आई हैं? क्या रेसिपी है? आज मैं लेके आई हूँ चिप्स, लेके आई हूँ और लेके आई हूँ पकौड़े, क्योंकि आज बारिश हो रही है बाहर। हाँ। तो उसको देख के मैंने कहा आज पकौड़े बनाने चाहिए, क्योंकि जब बारिश होती है तो पकौड़ों का बहुत दिल चाहता है इंसान का कि जहाँ पकौड़े बन रहे होते हैं उसी तरफ आप जा रहे होते हैं, तो वो पकौड़े बनाएंगे। ठीक है, वो बनाएंगे और साथ चिप्स बनाएंगे। चिप्स बनाएंगे और वेजिस भी हैं। अच्छा, वेजीज बनाएंगे और पकौड़े बनाएंगे, क्योंकि आज का मौसम बड़ा अच्छा है। बाहर अल्लाह अल्लाह करके जो है ना वो बारिश हुई है, और जैसी बारिश होती है ना तो दिल करता है कि इस तरह की चीज़ें खाएं, पकौड़े घर में बने, चिप्स बने, ऐसी चाय के साथ हम बैठ के साथ साथ मौसम भी इंजॉय करें, साथ साथ घर वालों के साथ एक टाइम भी अच्छा स्पेंड हो जाता है। तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है? आलू चाहिए, बेसिकली आलू चाहिए, ऑयल और साथ नमक मिर्च वगैरह, बस। ठीक है, तो फिर इसको स्टार्ट करते हैं हम। पहले हम चिप्स बनाते हैं, फिर उसके बाद हम बनाएंगे पकौड़े। ठीक है, चलें जी, स्टार्ट करते हैं उसके लिए। ठीक हो गया। ठीक, ये हेल्दी भी तो होंगे ना बच्चों के लिए, खास तौर पर आप दे सकते हैं, है ना? बिल्कुल दे सकते हैं, क्योंकि बच्चे जो होते हैं हर वक्त उनकी एक्टिविटीज रहती हैं, वो बैठते तो है नहीं। बड़ों के लिए ये हेल्दी नहीं है, बड़ों को नहीं। वो इसको एक दो ले सकते हैं, ज़्यादा नहीं खा सकते। ज़्यादा नहीं खा सकते। हाँ। और अगर आप इसको ओवन चिप्स बना लें तो भी ज़्यादा अच्छा है। ओवन कर लें, यहाँ पर आजकल वो भी आया हुआ है ना, एयर फ्राई भी आया हुआ है, आप उसमें कर लेते हैं। कर सकते हैं, उसमें भी कर सकते हैं, ओवन भी कर सकते हैं, बेक पोटैटो कर सकते हैं। वो बड़ों के लिए सही है, लेकिन जो बच्चों के लिए ये अच्छा हेल्दी होता है, क्योंकि वो कभी आप देखें हर वक्त बिजी होते हैं, कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं, उनकी एनर्जी हर किसी एक्टिविटी में। और आजकल वैसे भी घर है बच्चे, तो वो तो किसी न किसी एक्टिविटी में मसरूफ रहते ही हैं। बिल्कुल। और इस तरह का मौसम आ जाता है तो फिर बच्चे कहते हैं जी हमने बाहर जाके नहाना भी है बारिश के अंदर, और फिर वो कहते हैं जी हमें कोई ऐसी हेल्दी या फिर ऐसी कोई स्नैकिंग भी चाहिए। माँ बाप यही कहते हैं कि जी बाहर से ना ही चिप्स खाई जाएँ, जो पैकेट वाली होती हैं वो तो उसमें पता नहीं उन्होंने क्या क्या चीज़ें डाली हुई होती हैं, हमें नहीं पता है। एक तो नमक का इस्तेमाल भी उन्होंने बहुत ज़्यादा, प्रिजर्वेटिव्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया होता है, जो बच्चों की सेहत के लिए अच्छा नहीं है। तो आप ये आलू के चिप्स उन्हें घर में बना के दे सकते हैं, जो कि उनके लिए हेल्दी है, उनके लिए हेल्दी है। और इसके लिए मैं जो यूज़ कर रही हूँ आज, ये वेवी, ठीक है, नाइफ यूज़ कर रही हूँ। इसमें ये एक होता है कि बहुत जल्दी आपके चिप्स जो बन जाते हैं। अच्छा। और एक डिज़ाइन भी आ जाता है, बच्चों को एक नई लुक भी मिल जाती है। तो फिर आप इसको यूज़ करेंगे तो जल्दी बन जाते हैं, वरना दूसरे जो होते हैं उनको काफ़ी टाइम लगता है। अच्छा। और क्रिस्पी भी होते हैं। ठीक है, ये आराम से बाजार से मिल जाती हैं, ये वाली नाइफ आराम से मिल जाती हैं। ओके। बस पहली जो है ना, इसको स्मूथ करने में थोड़ा सा लगता है टाइम। ठीक है, अब हमने इसको सीधा करना है। सही है, ये वो एक डिज़ाइन भी बन जाएगा, आपके जो चिप्स हैं, वेजीज हैं, और वो अच्छा भी लगेगा। और जैसे अच्छा शेफ आमना कह रही है कि जो वो जल्दी बन भी जाते हैं, क्योंकि ये ना बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होती, कहीं से को डीप होता है, कहीं से जो होता है इसमें डिज़ाइन होता है ना। ठीक है, ये बहुत जल्दी गल मतलब बच्चों को ज़रा अपीलिंग भी लगता है, बच्चों को ये लगेगा वो बाहर से जैसे स्नैक खाते हैं ना, चिप्स खाते हैं, उस तरह का स्टाइल है, तो उनको ज़रा अच्छा भी लगेगा खाते हुए, अच्छा लगेगा और नया सा हो जाता है स्टाइल। फिर इसमें ये होता है कि फिर वो बाहर की जो चिप्स वगैरह होती हैं उनका ऑयल अच्छा नहीं होता है। तो हमें ये है कि बच्चों को हेल्दी फूड भी देना है और वैसे देना है जो वो बाहर से खाते हैं लेकिन घर के ऑयल में बना हुआ हो, फ्रेश ऑयल होता है ना, उसमें बना हुआ होता है। तो बच्चों को भी हम एयर फ्राई करके दे सकते हैं।
दे सकते हैं, लेकिन एयर फ्रायर में थोड़ा टेस्ट मुझे अच्छा नहीं लगता। लोग भी ये शिकायत करते हैं कि हम एयर फ्राई में अगर बनाए भी ना तो वो टेस्ट नहीं आता जो फ्राई करके आता है। नहीं, आप इसको वो भी कर सकते हैं, बेक भी कर सकते हैं, बेक में भी बहुत अच्छा आता है। आप थोड़ा सा बॉईल करें, उसमें स्टार्च वगैरह सब कुछ निकल जाता है, तो फिर उसके अंदर जो रह जाता है, जब अच्छा हाफ डन हो जाए तो उसके बाद उसमें ऑलिव ऑयल डालें, हल्का सा ऑलिव ऑयल, और उसमें मसाला ब्लैक पेपर और सॉल्ट डाल के उसको बेक कर लें। अच्छा, बहुत अच्छा होता है, क्रिस्पी, बहुत मज़े का। तो मैं अक्सर घर में वही बनाती हूँ, क्योंकि मेरे घर चीज़ बहुत खाए जाते हैं। ओके, सही है। तो इसलिए जो है, अच्छा एक आलू दो। जी जी, बहुत है मेरे ख्याल से। हमने सिर्फ यही बनाना सिखाना है ना कि किस तरह आप बना रहे हैं, तो एक आलू बहुत है। तो अब हमने इसको डाल देना है, अपने पोटैटोस को, ठीक है, चिप्स को डाल देना है, और इसके ऊपर कॉर्नफ्लोर लगाएंगे आप? कॉर्नफ्लोर, ओके, क्योंकि जो है ना चिप्स को क्रिस्पी करने के लिए जो है कॉर्नफ्लोर लगाना ज़रूरी होता है। और बाज़ दफ़ा जो घर में बनाते हैं वही करते हैं कि इसमें नमक में पानी में डिप कर देते हैं। हाँ, और वो सॉगी हो जाते हैं, वो क्रिस्पी नहीं होते, क्योंकि जब आप इसमें नमक डालते हैं तो आलू अपना पानी छोड़ते हैं, ठीक है, तो वो सॉफ्ट हो जाते हैं, फिर वो क्रिस्पीनेस नहीं आती। हमने इस पे सिर्फ आपने कॉर्नफ्लोर लगाया और कुछ भी नहीं लगाया, कुछ भी नहीं, कोई नमक नहीं लगाई, कोई कुछ नहीं लगाया कि वो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हो। तो नमक के बाद में आप लगाएंगी? अपनी मर्जी है, लगाए ना लगाए, अपनी मर्जी है। कुछ को होता है ना कि ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम होती है, तो उसमें तो आप डालें ही ना, बिल्कुल भी ना। तो फिर ये हमेशा होता है कि बच्चों के लिए तो नमक कोई प्रॉब्लम नहीं करता, क्योंकि इससे टेस्ट भी अच्छा हो जाता है और इसके मसाले भी मिलते हैं, जो है ना फ्राइज़ के। हाँ, फ्राइज़ के मसाले बहुत मज़े के होते हैं, तो वो भी आप ले सकते हैं। चाट मसाला भी डाल सकते हैं, इसको केचप के साथ भी खा सकते हैं, और सॉस के साथ भी। तो ये घर पे भी मसाले बना सकते हैं? हाँ, मसाले बना सकते हैं। चाट मसाला तो मिलता है, आम मिलता है, उसे करें। मेरा बेटा तो चाट मसाला बहुत ज़्यादा खाता है। अच्छा। जिसके बाद मैं कहती हूँ कि आप इतना ज़्यादा चाट मसाला खाते हो, ज़रा कम खाया करो। तो ये लीजिए जनाब। और अच्छा, ये जिस तरह हमने अभी कट की है, तो क्या जैसे हम बाहर से लेकर आते हैं फ्रोज़न फ्राइज़ लेकर आते हैं, तो वो इसी तरह कट हुई भी होती हैं और उनको हम डायरेक्ट ला के फ्राई कर लेते हैं, तो क्या इनको भी हम फ्रीज़ कर सकते हैं कट करके? कट करके फ्रीज़ नहीं कर सकते, आलू कभी भी ना सही नहीं रहता, वो उसका प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस के बाद आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। ओके, किस तरह फ्रीज़ कर सकते हैं? बिकॉज़ बाहर से भी तो हम वो प्रॉपर बनी हुई फ्राइज़ लेकर आते हैं ना, लेकिन वो उनके प्रोसेस हुआ होता है, और सिर्फ उनको ला के हम लोगों ने फ्राई करना होता है, कोई काटने की झंझट नहीं होती, कोई मसला नहीं होता, किसी स्टीम दी हुई होती है, वो किया होता है। जब आप उसको बनाते हैं तो अंदर से आप देखते हैं बिल्कुल एम्प्टी सा होता है, और जो घर की फ्राइज़ बनाते हैं वो ऐसे नहीं होती, वो पूरा आलू नज़र आ रहा होता है इसमें। तो वो क्या उन्होंने उसको वो तो नहीं किया हुआ होता, बॉयल तो नहीं किया होता? नहीं, हाफ स्टीम बॉयल करके। अच्छा, स्टीम किया होता उन्होंने? स्टीम किया होता है। अगर आप हाफ बॉयल करेंगे तो फिर आपका जो पोटैटो है ना, जब डीप फ्राई होता है ना, तो फिर वो सही नहीं रहता। कभी आप अगर खाने भी डिफरेंट किस्म के बना के रखें ना, तो उसके अंदर भी आप अगर आलू होगा ना, तो वो डीप फ्रॉस्ट होने के बाद ख़त्म हो जाता है। जैसे बिरयानी वगैरह आप फ्रीज़ करते हैं, कोई कर लेता है, तो उसमें आलू ख़राब हो जाते हैं, बाकी चीज़ें सही रहती हैं। ओके। तो आलू को आपको सेव करने के लिए जो होता है ना, अगर तो स्टीम दे दें आप इसको, तो फिर ये सही है, सही, अदरवाइज़ जो है ना नहीं होता। ठीक है कि आपने वो जब भी आपने बनानी है आप उसी टाइम काटें और उसी टाइम बना लें। जी, उसी वक्त काटें, करने की ज़रूरत नहीं है। फ्रीज़ करने के लिए जो ब्रांड वाले हैं ना, आप उनको कर सकते हैं, ब्रांड वालों को आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि प्रोसेस पूरा किया हुआ होता है। और या फिर यह है कि इसको आप काट के 1-2 दिन फ्रीज में भी रख सकते हैं पानी के अंदर, ठीक है, तो वो ज़्यादा क्रिस्पी हो जाते हैं और अच्छे हो जाते हैं। तो लेकिन ये जो होते हैं ना आपके बॉयल करके नहीं रख सकते, वो सही नहीं रहते हैं। ठीक है, अब आप क्या कर रही हैं? अब ये जो है मैं पकौड़े बना रही हूँ। स्पेशल किस्म के पकौड़े हैं जो काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, बड़े पोटैटो से बनते हैं। उनको ड्राई करें काटने के बाद, और फिर इसके ऊपर स्पाइसेस लगा के फिर हम इसका बेसन का बैटर बना के उसमें करके डीप फ्राई करते हैं इसको। अच्छा, मतलब तो इसमें वो जो सब्जियां वगैरह वो चीज़ें यूज़ नहीं होंगी? नहीं, सिर्फ आलू के होते हैं ये, और इसके अंदर सिर्फ नमक मिर्च ही यूज़ होती है और चाट मसाला। अच्छा, मतलब वो जो प्याज और
पालक और ये चीज़ें उसमें यूज़ हुई, ये वो जो रिवायती हमारे पकौड़े होते हैं वो वाले नहीं है? वो वाले नहीं है, ये कम जगहों पे मिलते हैं और काफ़ी एक्सपेंसिव मिलते हैं। अच्छा, ठीक है। क्योंकि हमारे यहाँ अक्सर आते रहते हैं तो मैं कहती हूँ आप इतना महंगा लेके आते हैं, यानी कि ये आपको 40 रुपीज़ का मिलेगा एक ये आलू का पीस 40 रुपीज़ का मिलेगा। 40 रुपीज़ का, यानी रेसिपी काफ़ी एक्सपेंसिव है। अच्छा, हालांकि उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ नमक मिर्च है और बैटर है मैदे का या बेसन का। तो वो 40 रुपीज़ का एक पीस इसका मिल रहा है, पूरा आलू भी नहीं मिल रहा है, एक पीस मिल रहा है। इतना महंगा, इतना महंगा, बहुत महंगाई हो गई है। स्ट्रेट होता है, काफी बड़ा होता है। ओके, तो बस ये आपको मिलता है, मतलब इन पकौड़ों के लिए आपको बड़े आलू चाहिए? बड़े आलू चाहिए, छोटों के नहीं बनते। छोटे आलू नहीं चाहिए, बड़े आलू चाहिए जो कि साइज में थोड़े से बड़े हों, जो जिसके ऊपर बैटर लगे और वो अच्छा भी लगे खाने में। ठीक है जी। अब आपने इनके स्लाइसेस लिए हैं, काट लिए हैं? ये मैंने इनके स्लाइसेस काट लिए हैं। मतलब कितने स्लाइसेस, कितने थिन होने चाहिए, कितने थिक होने चाहिए? बस इतने होने चाहिए, ज़्यादा थिक नहीं होने चाहिए, ज़्यादा थिन भी नहीं होने चाहिए, नॉर्मल। अच्छा, मतलब ना ज़्यादा पतले होने चाहिए स्लाइसेस, ना ही ज़्यादा मोटे होने चाहिए, दरमियाने मिडिल साइज के होने चाहिए। हमारे जो पकौड़े हैं वो बन चुके हैं शेफ आमना? जी बिल्कुल, पकौड़े भी बन चुके हैं, चिप्स भी बन गए हैं और वेजिस भी बन गए हैं। ठीक है, मतलब पकौड़े ज़रा दिखाएं हमारे देखने वालों को। ये देखिए जनाब, पकौड़े नॉर्मली इसका साइज़ जो है ना इससे बड़ा होता है, लेकिन यही मुझे सबसे बड़ा आलू मिला तो फिर मैंने ये ले लिया। इसका तकरीबन इतना बड़ा साइज़ होता है। ठीक है, तो ये बहुत टेस्टी होते हैं, बहुत ही मज़ेदार होते हैं। ये देखिए अंदर से सारे क्रिस्पी और बिल्कुल, मतलब इसको सिर्फ आपने बैटर लगा के जो है इसको फ्राई कर लिया? फ्राई कर लिया, डीप फ्राई कर लिया आपने। ठीक है। बैटर में आपने सिर्फ नमक, मिर्च और चाट मसाला डालना है और आलू को ड्राई करके टिश्यू पेपर से, और फिर इसके ऊपर आपने नमक, काली मिर्च और ये दड़ा मिर्च वगैरह छिड़क देना है और चाट मसाला, फिर थोड़ा सा उसमें लग जाएगा, उसको बैटर में डिप करके और फिर आपने डीप फ्राई कर लेना है। ठीक है, उसके बाद डीप फ्राई कर लेना है और आपके जो है आलू के पकौड़े तैयार हो जाएंगे। इसी तरह से आपने फ्राइज़ को लेना है, जो वेवी वाली है नाइफ, उससे करेंगे तो जल्दी बन जाते हैं। और चिप्स जो है ना बहुत गले हुए होते हैं, ये नहीं होते कि टाइट किस्म के नहीं होते। और आप देखें क्रिस्पी भी हैं। और ये मैंने ये जो है वेजिस बनाए हैं, पोटैटो वेजिस, ये नॉर्मली जो होता है बॉईल करके फिर इनको बेक किया जाता है, लेकिन यहाँ पे मैंने बताया है इसे फ्राई करके। ठीक है, और ये वेजिस को आपने छिलके के साथ ही? ये वेजिस छिलके के साथ ही होते हैं। इनको अच्छी तरह से ना स्कॉच ब्राइट से या किसी चीज़ से अच्छी तरह वॉश कर लें, ताकि आप स्किन के साथ ही इसको खाएं। स्किन के साथ ही ये वेजिस जो है ना ये खाई जाती हैं। तो शेफ़ आमना हमारे साथ मौजूद थी। शेफ़ आमना, थैंक यू सो मच कि आप आई और आपने ये बनाना सिखाया है। कुछ अब स्किन से रिलेटेड बात कर लेते हैं, क्योंकि आपको पता है कि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ी थी, हब्स बहुत ज़्यादा है और बढ़ती हुई फ़ज़ाई आलूदगी है। ये ना सिर्फ हमारे एक तो मिजाज को मुतासर करती है, बल्कि हमारी स्किन पर भी गहरे असरात छोड़ती है। अब ऐसे मौसम में जिनको पसीना बहुत ज़्यादा आता है, गर्द बहुत ज़्यादा है, धूल मट्टी है, उसके बाद सूरज की तेज़ छुआएँ हैं, ये मिलकर कई मसाइल पैदा कर सकते हैं, जिसमें एक तो सबसे पहले टैनिंग हो जाती है, स्किन दो टोन की हो जाती है, सनबर्न हो सकता है, एक्नी हो सकती है, ब्लैक हेड्स हो सकते हैं, चेहरे की जो कुदरती चमक है ना वो मांद पड़ जाती है। तो इसके हवाले से आज हमने बात करनी है कि इस गर्मी में और इस हब्स के मौसम में हमने अपनी स्किन को किस तरह खूबसूरत बनाना है, क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं और क्या ऐसी चीज़ें जिनका हमें इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो इस पर बात करने के लिए डॉक्टर कंजा आफ्ताब हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। क्लिनिकल डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, स्किन स्पेशलिस्ट हैं। तो उनसे बात करते हैं। डॉक्टर कंजा, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? ठीक हैं डॉक्टर कंजा? आज हमने बात करनी है, एक तो पिछले दिनों आपको पता है आज शुक्र है थोड़ी सी बारिश हुई है तो मौसम अच्छा हो गया, वरना तो इतनी गर्मी पड़ी थी और हब्स की सूरत हाल इतनी ज़्यादा थी कि पसीना रुक नहीं रहा था, इतना पसीना आ रहा था कि आप थोड़ा सा भी एसी से पीछे हटते हैं ना तो आपको पसीना आना शुरू हो जाता है। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? एक तो सबसे पहले तो पसीने के हवाले से बताइए, हमें क्या करना चाहिए? अच्छा देखिए,
अगर तो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में पसीना आ रहा है, जैसे इंटीमेट एरियाज पे पसीना बगलों में आ रहा है, हाँ। तो वहाँ पे तो हम ड्यूड्रेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। एलम फटकरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। फटकरी एक बहुत अच्छा ड्यूड्रेंट भी है और आपके पसीने की उसको भी रोकता है। इसके अलावा अगर आप शावर वाले पानी में फटकरी का इस्तेमाल कर लें तो ओवरऑल आपके जो मसाम होते हैं वो बंद हो जाते हैं और स्वेट ग्लैंड्स थोड़े कम काम करते हैं। अच्छा। तो ये एक अच्छा ऑर्गेनिक वे है अपने पसीने को थोड़ा सा कम करने का। इसके अलावा फेस के ऊपर चूंकि आप बहुत केमिकल्स का इस्तेमाल लेकिन कुछ लोग फेस पे भी फिटकरी का इस्तेमाल करते हैं। जी बिल्कुल, वही डाइल्यूटेड फॉर्म में होना चाहिए, जैसे शावर वाले पानी में डायरेक्ट फटकरी इस्तेमाल ना करें क्योंकि वो बहुत कॉन्सेंट्रेटेड होगा। तो आप जिस पानी से शावर लेते हैं रोजाना उसमें डाल दें फटकरी। थोड़ी सी डाइल्यूटेड होना चाहिए क्योंकि बहुत डाइल्यूट हो जाएगा ना, तो उसका जितना इफेक्ट आना है, जितना हमें चाहिए उतना आ जाएगा। तो डायरेक्ट फटकरी को लेके मलना वो ठीक नहीं है। जी ठीक है, वो स्किन के लिए टॉक्सिसिटी भी पैदा कर सकती है। और आजकल इतना पसीना होता है, जितनी ह्यूमिडिटी, पसीना, गर्मी ज़्यादा होती है उतने स्किन रिएक्शन ज़्यादा हो जाते हैं। आप कोई भी नया सन ब्लॉक, नई क्रीम, कोई भी नया केमिकल अप्लाई करेंगे तो एलर्जी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है। अच्छा, किस तरह की एलर्जी होने के चांसेस हैं ख़ास तौर पर? देखिए आजकल तो सबसे ज़्यादा सन एलर्जी, जिसको हम फोटो सेंसिटिविटी कहते हैं या फोटो एलर्जिक एक्जिमास कहते हैं, वो बहुत कॉमन है। और आजकल के मौसम में कुछ ये होता है कि नए नए पौधे निकल रहे होते हैं, हाँ जी। फल फूल निकल रहे होते हैं, तो उनमें से बहुत सारे एलर्जेंस जो हैं वो हवा में आ जाते हैं। फ़िज़ाई आलूदगी टाइप आप देखें, पोलन्स निकल रहे होते हैं, तो उससे आपकी स्किन की एलर्जीज बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। ख़ासतौर पे आपके एक्सपोज्ड एरियाज़ जैसे कि चेहरे का एरिया है या गर्दन का एरिया है, या ऐसे बगलों का एरिया, इसमें एक ख़ास किस्म की खारिश पैदा हो जाती है, रेडनेस होना शुरू हो जाती है। तो इससे बचने के लिए ख़ास तौर पे कोशिश करें कि कवर करके निकलें, या एक मॉइस्चराइज़र की या सनब्लॉक की लेयर आपके फेस के ऊपर होनी चाहिए जब भी आप बाहर निकलें, ताकि आप इस तरह के एलर्जन से बचें। ठीक है, चले इस पे मज़ीद बात करते हैं। सना फैसल है फैसलाबाद से, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं सना, आप ठीक हैं? हेलो। जी सना, आपको आवाज़ आ रही है? सबसे पहले तो आप टीवी का जो वॉल्यूम है वो बंद कर दें। जी मुझे आवाज़ आ रही है। क्या सवाल करना चाहेंगी? मेरे चेहरे पे दाने बहुत ज़्यादा होते हैं और उसके निशान रह जाते हैं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया सना। दाने बहुत ज़्यादा आते हैं, उनके चेहरे पर निशान रह जाते हैं। अच्छा, इसमें तो देखिए ब्राइटनिंग एजेंट ही इनको बताया जाएगा कि सबसे पहले एक तो विटामिन सी का सिरम लाजमी यूज़ करें। विटामिन सी सिरम जो है डिफरेंट नामों से अवेलेबल है, बस आपने ये कोशिश करनी है किसी भी मेडिकल स्टोर पे जाएं, फार्मेसी पे जाएं, और वहाँ पे 15 to 20% वाला विटामिन सी इन्होंने यूज़ करना है। और बेहतर ये होता है अगर हाइलुरोनिक एसिड के साथ कॉम्बो में आपको विटामिन सी मिल जाए तो ये बड़ा अच्छा ब्राइटनिंग एजेंट भी होता है और इरिटेट भी नहीं करता स्किन को। उसके अलावा सनब्लॉक का ख़ास ख्याल रखें, क्योंकि इनकी ऑयली स्किन है, मोस्ट प्रॉब्ली इनको दाने निकलते हैं। तो जेल बेस्ड सनब्लॉक का इस्तेमाल करें। इन दोनों चीज़ों को इस्तेमाल करने से काफ़ी हद तक अफाका हो जाएगा, काफ़ी हद तक वो बेहतर हो जाएगा। आपके जो निशान हैं वो भी चले जाएंगे। अच्छा, निशानों के लिए बहुत से लोग हैं जो कि ऐसी क्रीम्स लगा रहे होते हैं कि जी हमारे निशान चले जाएंगे, नाइट क्रीम जिसको कह के लगा रहे होते हैं, तो क्या वो लगानी चाहिए इनको कि नहीं लगानी चाहिए ऐसे लोगों को ख़ास तौर पर? बिल्कुल लगानी चाहिए, लेकिन फॉर्मूला क्रीम से आपने बचना है जिनमें स्टेरॉइड और मर्करी बहुत ज़्यादा है। उसको हम इस तरह से बताते हैं कि जो बहुत सस्ती क्रीम्स आती हैं 200-250 रुपये की जो क्रीम्स हैं, उनमें स्टेरॉइड और मर्करी इतना ज़्यादा है और उसमें अच्छा ब्राइटनिंग एजेंट नहीं है, तो वो लेटर ऑन आपकी स्किन को बहुत डैमेज कर देगा। उल्टा निशान ख़त्म होने के बजाय छाइयाँ आने का ख़तरा होता है, चेहरे पे बाल आ जाते हैं और इतनी सेंसिटिविटी हो जाती है कि आप धूप में और हीट में नहीं निकल सकते। तो मेडिकेटेड क्रीम्स का इस्तेमाल करना जो कि आपके डर्माटोलॉजिस्ट, मुस्तनद डर्माटोलॉजिस्ट आपको प्रिस्क्राइब करें कि ये ब्राइटनिंग क्रीम अपने दावों के लिए आप इस्तेमाल करेंगे, तो उसका इस्तेमाल बिल्कुल किया जा सकता है। रात को लगाएंगे, सुबह उठ के चेहरा धो लेंगे। सुबह सनस्क्रीन का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। तो वो ज़रूरी है। अच्छा, आजकल ना हमारे जो बहनें हैं, जो यंग गर्ल्स हैं, वो स्किन से रिलेटेड ज़्यादा चीज़ों को ना कंसर्न कर रही होती है, और ख़ासतौर पर जो सोशल मीडिया पे नज़र आ रही होती है ना, और टिकटॉक पे जो नज़र आ रहे होते हैं, टिकटॉक पे बहुत सी डर्मेटोलॉजिस्ट बनी हुई हैं आजकल, तो जो वो बता रही होती है ना, रेफरेंस दे रही होती हैं, जी हमने ये चीज़ यूज़ की, आप भी यूज़ कर लें, तो लड़कियों ने वो लगा के अपनी स्किन भी बड़ी ख़राब की हुई है। और ख़ास तौर पर आजकल मैं एक चीज़ देख रही थी, एक क्रीम, सूडो क्रीम,
जी जो कहते हैं पूरे मुंह पे आप लगा लें, हालांकि वो मैंने सुनी है वो बच्चों के रैशेस के लिए लगाई जाती है। जब बच्चे पैदा होते हैं तो अगर उनको रैशेस, नेपी रैशेस हो जाते हैं तो उनके ऊपर, मैंने तो घर में उसके लिए देखी है, हमारे घर में जब बच्चा होता है तो उसको लगाई जाती है। लेकिन ये मुंह पे भी लगा रहे हैं सूडो क्रीम? जी अच्छा मुनीबा, सूडो क्रीम का भी वो एक क्लिप मेरी भी वजह से मशहूर हुआ था क्योंकि मैंने ही बताया था उस वक्त सर्दियाँ थीं। अच्छा। और सूडो क्रीम का एक इंग्रेडिएंट होता है जिंक। जिंक हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि बच्चों के नैपी रैश में भी आपका स्किन बैरियर ब्रीच हो जाता है ना, तो सूडो क्रीम में एक जो इंपॉर्टेंट उन्होंने इंग्रेडिएंट डाला हुआ दैट इज जिंक, और बाकी सारा मॉइस्चराइजिंग एजेंट्स हैं उसमें। तो जैसे ही आप लगाते हैं आपका स्किन बैरियर कंप्लीट हो जाता है और स्किन के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन आजकल के मौसम में सूडो क्रीम काम नहीं करेगी, आजकल तो ऑलरेडी बहुत गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, ऑयली स्किन हो जाती है। हाँ। तो वो बताया गया था उस मकसद में जहाँ पे आपकी एड़ियाँ बहुत फटी हुई होती हैं, पाँव की स्किन बहुत रफ हो जाती है। तो किसी ने मुझसे पूछा कि आप बताइए पाँव को ठीक करने का तरीका, तो मैंने कहा सूडो क्रीम जो होती है वो आप रात को झावा लेके अच्छे से वॉश करके और उस पर सूडो क्रीम लगा के, तो एक आती है केरोसिन ऑयल की क्लिंग फिल्म आती है जिसे हम अपने डोंगे वगैरह ढांपते हैं, ठीक है, तो वो लगा लें। उससे ये बहुत अच्छा नुस्खा है आपके पाँव की एड़ियाँ ठीक करने का। सही। तो हाँ कुछ लोग लगाते हैं, फेस के ऊपर भी लगाते हैं, लेकिन सर्दियों में लगाएं, और जिनको बहुत ड्राइनेस होती है वो लगा सकते हैं। लेकिन समटाइम्स इसमें एक और चीज़ होती है जिससे थोड़ी सी एलर्जी हो सकती है। तो कुछ लोग उससे एलर्जिक होते हैं, जो कि मैं भी हूँ। तो इसलिए फेस पे लगाते हुए बड़ा ध्यान से लगाएं, पहले उसको अच्छी तरह अपने हाथों पाँव पे चेक कर लें कि आप उससे एलर्जिक तो नहीं है। अदरवाइज सूडो क्रीम इज़ गुड क्रीम आपके पाँव के लिए। अच्छा, ये फेस के लिए नहीं, अगर लगानी भी है तो सर्दियों में लगाएं या ड्राई स्किन या जिनको बहुत ज्यादा ड्राइनेस हो जाती है वो लगाएं। इस ह्यूमिडिटी वाले वेदर में तो बिल्कुल भी ना लगाएं, वो कुछ और ही हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे वो आप अपने स्किन के साथ उसका बैरियर और भी ज्यादा खराब कर देंगे। तो इसलिए कोई भी ऐसी चीज जो टिकटॉक पे नजर आ रही है, जो इंस्टाग्राम पे नजर आ रही है, फेसबुक पे नजर आ रही है, उसको खुदारा यूज ना किया करें। नाहिद ने हमें ज्वाइन किया है मुजफ्फराबाद से। अस्सलाम वालेकुम। ये जी लाइन ड्रॉप हो गई है। नाहिद आप दोबारा से हमें कॉल कर सकती हैं। अच्छा, ऐसे मौसम में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, ये तो हम बता देते हैं कि ये वाली चीज़ें यूज़ करें, लेकिन ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो नहीं यूज़ करनी चाहिए खासतौर पर स्किन से रिलेटेड? यही एक आपने बात कर ली कि आपने कोई भी एक्लूसिव मॉइस्चराइजर यूज़ नहीं करना। एक्लूसिव मॉइस्चराइजर का ये मतलब है जो बहुत थिक मॉइस्चराइजर्स होते हैं। उससे क्या होगा कि आपकी स्किन में पहले ही इतने ऑयल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं और आपने एक ऊपर थिक लेयर लगा दी, आपकी स्किन को सांस ही नहीं आ रहा, ऑक्सीजन ही नहीं जा रही। तो जिनको एक्नी नहीं भी है तो चांसेस होंगे कि एक्नी हो जाए। ठीक है। दूसरा, इतनी ह्यूमिडिटी और पसीने वाले वेदर में आप कोई भी नई प्रोडक्ट यूज़ नहीं करोगे। ठीक है। नई प्रोडक्ट से आपको बहुत मसला होगा और एलर्जी होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो जिन दिनों में ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हो, गर्मी बहुत ज़्यादा हो, पसीना आ रहा हो, तो कम से कम प्रोडक्ट्स अपने फेस पे इस्तेमाल करें। टोनर्स का इस्तेमाल ख़ास तौर पे छोड़ दें। टोनर्स बहुत इरिटेंट होते हैं, अल्कोहल बेस्ड होते हैं, तो आपकी स्किन के सुपरफिशियल बैरियर को रिप ऑफ कर देते हैं, ख़राब कर सकते हैं, एलर्जी हो सकती है। सही। तो दूसरा ये कि जितने भी इरिटेंट है, जैसे रेटिनॉल हम बहुत यूज़ कर रहे हैं आजकल, तो आजकल के मौसम में फिर अगेन रेटिनॉल यूज़ करते हुए इरिटेट हो जाती है स्किन। तो कोशिश करें कि रेटिनॉल की बजाय कुछ और एंटी एजिंग एजेंट्स आ चुके हैं, जैसे पेप्टाइड्स हैं, कोलेजन हैं, इनके सिरम्स हैं बहुत अच्छे, तो वो ज़्यादा इस्तेमाल करें। रेटिनॉल्स का इस्तेमाल गर्मियों में खासतौर पे हार्श वेदर्स में उसमें ना करें। ठीक है। अच्छा, ये प्री मैच्योर एजिंग के लिए डॉक्टर कंजा क्या करना चाहिए हमें? जी, प्री मैच्योर तो नहीं, एजिंग का एक मतलब लाइक हर ख़ानदान में एक जीन्स ट्रैवल कर रही होती है। तो एजिंग जो है ना, जीन्स, इसमें हम कहते हैं कि यू आर ब्लेस्ड अगर आप जल्दी एज नहीं कर रहे हो, क्योंकि ये जीन्स आपकी डिसाइड करती हैं कि कब आपकी एजिंग स्टार्ट होगी। कुछ चेहरों में एजिंग 30s में भी स्टार्ट हो जाती है, कुछ लोग 50s में भी बहुत यंग लगते हैं। तो इट्स बेसिकली जीन्स। लेकिन हाँ, कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनको आप कंट्रोल कर सकते हैं। लाइक उसमें एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज को हमने देखा है कि ये आपकी एजिंग को काफ़ी डिले कर देता है। आजकल लेटेस्ट रिसर्च आई है और वो ये कहते हैं कि जिन लोगों का मसल मास एक्सरसाइज की वजह से बहुत अच्छा होता है, उनकी एजिंग बहुत डिले हो जाती है और मतलब लाइक 70s 80s में भी वो इंडिपेंडेंट लाइफ गुजार सकते हैं, उनको किसी पर डिपेंडेंट नहीं होना पड़ता। तो आजकल इस चीज़ पे बहुत जोर दिया जाता है कि अपने मसल मास पे काम करें। अगर आप लेट एजेस में भी इंडिपेंडेंट और यंग रहना चाहते हैं तो मसल मास सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप यंग रहेंगे। एक्सरसाइज करें, बिल्कुल एक्सरसाइज करें और हेल्दी ईटिंग करें।
थोड़ा खाएं, पोर्शन कंट्रोल करें। कहते हैं कि जितना आप थोड़ा खाते हैं ना, तो आपके जो ऐसे सेल्स जो सही से वर्क नहीं कर रहे, या ऐसे सेल्स जो कि मतलब ख़राब होकर कैंसरस सेल्स बनने की तरफ जा रहे हैं, तो उनमें ऑटोफेगी हो जाती है। ऑटोफेगी का मतलब है आपकी बॉडी उनको खुद ही से क्लियर कर देती है। अच्छा। तो थोड़ा खाना, पोर्शन कंट्रोल रखना, इंटरमिटेंट फास्टिंग करना, ये बहुत ज़रूरी है। और दूसरी चीज़ एक्सरसाइज है। ये दोनों चीज़ें मिलके एजिंग को बहुत हद तक कंट्रोल कर सकती हैं। फिर अगर आप फेस एजिंग की बात करें तो उसके लिए हमारे पास बहुत लेटेस्ट प्रोसीजर्स होते हैं, वो उनका सहारा लिया जा सकता है। ठीक है, उनका सहारा लिया जा सकता है। लेकिन क्या एजिंग को हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि मतलब अब जैसे बहुत से लोग कहते हैं जी हमें ये लाफ लाइंस पड़ना शुरू हो गई हैं, हमारे माथे पे 1-2 लाइन पड़ना शुरू हो गई हैं, तो इसको हम समझें कि ये एजिंग, प्रीमेच्योर एजिंग की तरफ जा रहे हैं हम? हाँ या ये ड्राइनेस की वजह से भी हो सकती है ना, बहुत से लोग डिहाइड्रेशन भी होती है उनको। जी, ये सारे फैक्टर्स काम करते हैं, आपकी एक्टिविटी, आपकी डाइट, आपकी हाइड्रेशन, लेकिन बहुत सारा फेस स्ट्रक्चर इसमें इन्वॉल्व है। अच्छा। लाइक अगर हम देखते हैं अक्सर लोगों को जिनको लाफ लाइंस बनना शुरू हो जाती हैं, तो हम देखते हैं उनकी मदर को कब लाफ लाइन बनी थी। अच्छा। स्ट्रक्चर है कि राउंड फेस है, हैवी चीक्स हैं, तो लाफ लाइन जल्दी बनेगी। कुछ लोगों का स्ट्रक्चर ही ऐसा होता है कि उनको लाफ लाइन नहीं बनती, वो 50-60s में भी चले जाते हैं क्योंकि उनके हैवी चीक्स नहीं है, उनकी जॉ लाइन ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है। तो इट्स ऑल अबाउट जीन्स एंड योर स्ट्रक्चर कि कब एजिंग आएगी और किस चीज़ को किस तरह से डील करना है। उसके लिए हर तरह के वेज़ हैं अब, तो आप एजिंग को ना सिर्फ प्रिवेंट कर सकते हैं बल्कि उसको ट्रीट भी कर सकते हैं। उसको ट्रीट भी अब कर सकते हैं। लेकिन ये प्रीमेच्योर एजिंग में ट्रीटमेंट कब से स्टार्ट होता है फिर? ट्रीटमेंट कब से स्टार्ट होता है? हाँ। ये बहुत इंडिविजुअल बेस्ड है। अच्छा। कुछ लोगों को हल्की सी भी लाइन कहीं नजर आ जाए और तो वो परेशान हो जाते होंगे, तो उनको उसी वक्त ट्रीटमेंट दे दिया अच्छा। जाता है। और कुछ लोग बहुत लेट ये सारी ये यहाँ पे फ्राउन लाइन्स, क्रो फीट सब बन चुके होते हैं, और वो जब वॉक इन करते हैं तो वो किसी और चीज़ के लिए करते हैं क्योंकि इनका कुछ करा लें, ये भी ठीक हो अच्छा। सकते हैं। तो इट्स ऑल, मेरे ख्याल में ये पर्सनल आपका पर्सपेक्टिव होता है कि आप कब अपने आप को एज्ड फील करते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि एज इज़ जस्ट नंबर। आपके दिल से आपको यंग होना चाहिए, बाकी तो मेरे ख्याल में कि इट्स ऑल अबाउट पैशन और इंटरनल यूथ। बाहर से तो आप कभी भी ठीक करा सकते हैं, कभी भी सही करा सकते हैं, वो बस आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कब अपने आप को जवान दिखाना चाहते हैं दोबारा से। एग्जैक्टली। आप अपने बारे में कितना सोचते हैं। अच्छा, हम लोग ना ख़वातीन जो हैं बहुत सारी कॉस्मेटिक्स यहाँ पर स्किन केयर के ऊपर पैसे लगा रही होती हैं जी। ख़ास तौर पर डॉक्टर कंज़ा जितने भी आजकल सीरम्स आ रहे हैं कि जी AM में ये अलग से बॉटल्स पड़ी हुई हैं जो हमने यूज़ करनी है, PM में ये अलग से बॉटल्स पड़ी है जो हमने यूज़ करनी है, और बहुत एक्सपेंसिव होते हैं सीरम्स, आपको भी पता है। अच्छा, अब कुछ सीरम्स की मुझे लगता है बहुत हाइप है, एवी की हाइप है, शायद उनकी कोई ऐसा ज़रूरत भी नहीं है। ऐसे ही है। तो ऐसी कौन से सीरम्स हैं जिनको अगर हम नहीं भी लगाएंगे ना, जिनके ऊपर नहीं भी अगर हम पैसे खर्चेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है उनका, मतलब वो ठीक है? जी, मुझे लगता है सीरम उस वक्त आते हैं जब आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है, जैसे ओपन पोर्स हैं उसके लिए स्पेसिफिक मेडिकेटेड सीरम्स हैं, या जैसे अभी पिगमेंटेशन की हम बात कर रहे थे कि दानों के दाग रह गए हैं, उसके लिए विटामिन C के सीरम्स हैं, या इस तरह ब्राइटनिंग अल्फा आयोबिटिन कोजिक एसिड के सीरम्स हैं। तो जब किसी चीज़ की ज़रूरत है ना, उसको उस वक्त इस्तेमाल करें। लेकिन बेसिक नीड जो है वो आपकी एक सन ब्लॉक है, एक मॉइस्चराइज़र है, या कोई एंटी एजिंग एजेंट है। जब भी आप 30s को क्रॉस करते हैं तो रेटिनॉल या कोलेजन पेप्टाइड्स की शक्ल में कुछ एंटी एजिंग, ये बेसिक नीड्स हैं। इसके अलावा ये जो मल्टीपल सीरम्स, नाइसिनामाइड, जिंक, AHA, BHA, ये इस तरह से रिक्वायर्ड नहीं, मतलब सुबह में आपने स्टार्ट करना है जी, टोनर लगाना है, उसके बाद हाइलुरोनिक एसिड लगाना है, कोई पेप्टाइड लगाना है, फिर आपने विटामिन C लगाना है, उसके बाद कुछ और एक और सीरम लगाना है, फिर आपने मॉइस्चराइजर लगाना है, देन आपने जाके अपना जो है ना वो सन ब्लॉक लगाना है। तो इसमें कौन सी ऐसी चीज़ है जो हम स्किप कर भी देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा हमारी स्किन को? आप ऐसे करें कि जो आपका मॉइस्चराइजर और सन ब्लॉक है ना, अब सन ब्लॉक में ही सारी चीज़ें हो सकती हैं, उसमें ही मॉइस्चराइजिंग एजेंट भी हो सकता है, उसी में हाइलुरोनिक एसिड भी हो सकता है, उसी में विटामिन C भी कंबाइंड आते हैं। अच्छा। तो आप कम से कम प्रोडक्ट्स यूज़ करोगे, आपने कीप इट सिंपल, जितना आप इसको सिंपल रखोगे ना उतना इफेक्टिव होगा, ये इफेक्टिव होगा और उतना ही अच्छा होगा, उतनी स्किन इरिटेट नहीं होगी। तो जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है ना, जो आपकी रिक्वायरमेंट है, जैसे बहुत ड्राई स्किन है और साथ सनब्लॉक भी चाहिए और साथ में थोड़ा सा पिगमेंटेशन का इशू है, तो आपको विटामिन C, हाइलुरोनिक एसिड और साथ में सनब्लॉक,
ये एक ही चीज़ पे मिल जाएंगे। अच्छा। तो बजाय कि लेयरिंग करते जाएं, एक ही प्रोडक्ट लें जिसका पीएच एक होगा, जो इरिटेट नहीं करेगी। Okay. एक तो डिफरेंट प्रोडक्ट्स को मिक्स एंड मैच करने से, लेयरिंग करने से वो पीएच का इतना डिफरेंस हो जाता है तेजाबियत का कि वो आपकी स्किन का बैरियर कहीं ना कहीं जाके ब्रीच कर देता है। Okay. तो कीप इट सिंपल एज पॉसिबल। जितनी कम प्रोडक्ट्स यूज़ करेंगे उतना आपकी स्किन के लिए बेटर है। वो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, आजकल ग्लाइकोलिक एसिड का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, जी वो सही है इस मौसम में भी यूज़ करना? जी, आप समझें कि पहले जैसे हम फिजिकल स्क्रब्स यूज़ हाँ करते जी। थे, तो ये उसका ऑल्टरनेटिव है, ये अच्छा। केमिकल स्क्रब है। ओके। तो इसमें क्या होता है कि आपने फ्यू मिनट्स के लिए 2 to 3 मिनट्स के लिए बस ग्लाइकोलिक एसिड पी लगाना होता है, और ये वंस अ वीक होता है। ओके। ये समझें कि आपकी एक्सफोलिएशन है, कि आप सुपरफिशियल डेड लेयर को उतार रहे हैं ताकि नीचे से फ्रेश स्किन निकल आए। ओके। तो इट्स लाइक अ स्क्रब। तो ठीक क्योंकि है। फिजिकल स्क्रब्स जो हैं वो आपके स्किन बैरियर को ब्रीच कर देते हैं, तो उसको ठीक है करने के लिए ग्लाइकोलिक एसिड ग्लाइकोलिक एसिड का इस्तेमाल किया जा सकता है। ये एक केमिकल पील के तौर पर इस्तेमाल होता है। थैंक यू सो मच डॉक्टर कंजा कि आप आई और इसके ऊपर बात की है। इधर एक ब्रेक लेनी है मैंने। आगे बढ़ते हैं अपने सेगमेंट की तरफ। और जब हम ख़ास तौर पर बच्चों की तरबियत की बात करते हैं ना, तो हमारा जो ध्यान है वो ज़्यादातर माँ पर चला जाता है, लेकिन दर हकीकत एक बच्चे की जो शख्सियत है बनाने में बाप का किरदार भी उतना ही अहम होता है जितना माँ का होता है। बाप सिर्फ घर का ख़र्च उठाने वाला नहीं, बल्कि बच्चों के लिए एक ऐसा साहिबान होता है जो तहफ़्फ़ुज़ का एहसास भी उन्हें फ़राहम करता है। बाप का बच्चों से बात करने का अंदाज़, उनके साथ वक्त गुजारना, उनको सुनना, उनको समझना, ये सब चीज़ें बच्चों के दिल और दिमाग पर एक गहरे असरात छोड़ती हैं। अगर बाप नरम मिजाज होगा, मोहब्बत करने वाला होगा, तो बच्चा सवाल करता है, सीखता है, मजबूत बनता है। लेकिन अगर बाप ही गुस्से वाला होगा और हमेशा मसरूफ़ होगा, तो बच्चा या तो खामोश हो जाता है या बगावत की राह पर चल पड़ता है। अब बाप का रवैया बच्चे के अंदर एतमाद पैदा करता है। आज के दौर में जहाँ बच्चों को बाहर की दुनिया में बहुत से चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है ना, वहीं उनके लिए घर में एक ऐसा बाप होना बहुत ज़रूरी है जो उनके जज्बात को समझे, उनकी बात को सुने और उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चले। तो आज हम यही बात करेंगे कि बच्चों की तरबियत में बाप का किरदार क्या होना चाहिए और एक अच्छा बाप बनने के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं। तो इस पर बात करने के लिए काशिफ फराज साहब ने हमें ज्वाइन किया है, माहिर नफ्सियात हैं। उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि क्या ऐसे पैरामीटर्स होने चाहिए जो कि आप जब बच्चे की तरबियत कर रहे हो तो उनको ऑप्ट करना चाहिए। काशिफ साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक जी, है, मैं ठीक ठाक हूँ। आप खैरियत से? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। काशिफ साहब, जब भी बच्चों की तरबियत के ऊपर बात आती है ना, तो सबसे पहले माँ के ऊपर उंगली उठाई जाती है। ये माँ से एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं, ख़ानदान वालों की भी, फैमिली मेम्बर्स की भी, इवन दो के जो आपका हस्बैंड होता है उसकी भी। तो क्या सिर्फ बच्चों की तरबियत करना माँ की ज़िम्मेदारी होती है? माँ ने उनकी देखभाल करनी है, उनकी नशोनुमा करनी है, उनकी परवरिश करनी है, या बाप की भी जिम्मेदारी होती है? जी, बहुत अच्छा। एक तो आपने इंट्रो में ऑलरेडी ये बात बता दी कि एक ज़माने में गुमान किया जाता था कि शायद तरबियत की असलन और सारी जिम्मेदारी सिर्फ माँ की है। हाँ। लेकिन आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जितनी जिम्मेदारी माँ की है उतनी ही जिम्मेदारी बाप की भी है। है। जब आप ये कहते हैं कि गाड़ी के 2 पहिए हैं, तो फिर एक पहिए को आप मिस कैसे कर देते हैं उसके अंदर से? बाप जो है वो इतना अहम है अपने बच्चों के लिए कि उनकी शख्सियत देखिए। जिन बच्चों के बाप नहीं होते, छोड़ जाते हैं, दुनिया से चले जाते हैं, या कोई भी उसकी वजूहत हो, कि उन बच्चों के अंदर जराइम की शर्ह पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा देखी गई। उनके अंदर डिसिप्लिन और ऑर्गेनाइजेशन की कमी सबसे ज़्यादा देखी गई। हत्ता कि यहाँ तक देखा गया कि जिनसी बेराह रवी का शिकार जो बच्चे हुए पूरी वर्ल्ड की, मैं 179 कंट्रीज़ की तहकीक आपको बता रहा हूँ, उनमें भी देखा गया कि ज़्यादातर बच्चे वो थे जिनके सर पर बाप का साया नहीं था। अगर आप जनरल भी देखें तो मुनीबा, आपने देखा होगा हमारी सोसाइटी में अगर बाप मुल्क से बाहर गया हो, या वो शहर से बाहर जॉब करता हो, या बच्चों को वक्त ना देता हो, तो उमूमी तौर पे जो बच्चे हैं वो आम बच्चों की तरह नहीं होते। थोड़े से वो बागी हो जाते हैं, थोड़े से वो फ्री हो जाते हैं, ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करनी, मनशियात या कोई ऐसी गलत किस्म की सोहबत। इसी वजह से बाप का एक ख़ास तरह का खौफ जो है ना, वो हमारे इस्लामी नुक्ता निगाह से भी बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ये खौफ वो नहीं है कि आप डर से कांपना शुरू कर दें। वही है ना, खौफ हमारा होता है कि अच्छा बाप को ना एक
ऐसा पुलिस वाला बना के बना रख के पेश दें किया गया। कि जी बाप आ गया, आपके अब्बू आ गए हैं, तो आपने ना छुप जाना है, आपने चुप कर जाना है, आपने आवाज तक नहीं आपकी निकलनी चाहिए, आपके अब्बू घर आ जाएंगे। ये लफ्ज़ बहुत अच्छा आपने बोला। सबसे पहला प्रॉब्लम जो आता है ना बाप और बच्चों के माबैन, वो कम्युनिकेशन गैप का ही आता है। जब आप ये कहते हैं कि आपने एक लफ्ज़ नहीं बोलना, आपने बात नहीं करनी, और बाप भी यही तवक्को लेकर घर में दाखिल होता है कि मैं बाप हूँ, मेरा ना बोलना या मेरा बच्चों से प्यार से ना बात करना यही मेरा बाप होना है। तो ये सबसे बड़ी एक कह लें कि गलत सोच है, गलत उलाम हो चुका है ये। हमें भी, जैसे आपने अभी बहुत अच्छी बात की, हमें भी ये समझाया जाता था कि शायद कोई बड़ी बड़ी मूंछों वाले हाथ में डंडा पकड़ के एक बंदा खड़ा होता है जिसका काम सिर्फ गुस्सा करना है, डांटना है, टीवी बंद कराना है, हर वक्त पढ़ने की बात करना है। जबकि अब पैराडाइम बहुत शिफ्ट हो गया है। अब दुनिया ने बताना शुरू कर दिया है आपको। मिशिगन यूनिवर्सिटी की बहुत अच्छी तहकीक है, वो कहते हैं कि बच्चों से मोहब्बत और सेहतमंद राब्ता अगर बाप का है तो ऐसे बच्चे फ्यूचर में बहुत अच्छे तालिब इल्म बनते हैं। अच्छा। यानी उनकी जो तालीमी सरगर्मी है उसका बहुत बड़ा इन्हिसार, बच्चों के IQ का इन्हिसार आल्दो माँ के DNA से होता है, लेकिन माहौल के अंदर जो IQ डेवलप होता है वो बाप की गुफ्तगू से होता है। अच्छा। फिर ये इतना अहम है बाप का किरदार कि जो चेंजेस हमल के दौरान माँ के अंदर आती हैं, हार्मोनल, वो सारी चेंजेस बाप के अंदर भी आती हैं। ये किसी को नहीं आज तक पता कि बाप के अंदर भी हार्मोनल चेंज आती हैं। अच्छा। सिर्फ माँ ही तैयार नहीं होती माँ बनने के लिए कि प्रोक्टिन हार्मोन या उसके अंदर दूसरे हार्मोन आ गए, बाप के अंदर भी हार्मोन पैदा होते हैं। देखिए, अगर माँ की ममता है तो बाप की ममता भी तो है ना। वो क्यों भूल जाते हैं कि बाप भी एक आम इंसान जब बाप बनता है तो उसके अंदर जो अपनी औलाद के लिए रवैया आता है वो भी एक हार्मोन की देन है। तो इसलिए चेंजेस ऑलमोस्ट दोनों में बराबर की आती हैं। अब आपने कहा कि किस तरह से एक अच्छे वालिद को या वालिद को अपने बच्चों से ऐसा तल्लुक़ रखे कि वो एक अच्छे बाप का रोल निभा सके। 3 बहुत बड़ी हमारे सामने बातें हैं। एक पहली बात है सूरह यूसुफ में हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मुकालमा। दूसरा, अगर आपके जहन में हो, अभी बड़ी ईद गुजरी है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम से मुकालमा। और तीसरी सूरह लुकमान में जो हज़रत लुकमान ने अपने बेटे को नसीहत की। तो ये तीनों बातें हमें बताती हैं, और इन तीनों का खुलासा करके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी खूबसूरत बात की। आपने कहा तुम में सबसे बेहतर वो है, वो मर्द जो अपनी फैमिली, अपनी बीवी और अपने बच्चों के लिए अच्छा हो। इसका मतलब ये है कि हम बाप जो है उसको अपने बच्चों के लिए एक शजर सायादार की तरह होना चाहिए। इतना इजी हो कम्युनिकेशन करना मुनीबा कि बजाय मोहल्ले में किसी से बात करने से, दोस्तों से बात करने, सहेलियों से मशवरे करने से, बाप से और माँ से क्यों ना करे। क्या दुनिया में बाप से ज़्यादा अच्छा मशवरा कोई दे सकता है? क्या उससे ज़्यादा कोई पुरखलूस आपसे हो सकता है? क्या उससे तजर्बाकार कोई हो सकता है? कितना दुख की बात है कि हम अब घर में बैठकर बात करने के काबिल भी नहीं रहे, एक दूसरे से हम गुफ्तगू भी नहीं करते। और वालिद को इस तरह, जैसे आपने कहा कि उसमें माओं का भी रोल है और सोसाइटी का भी बहुत बड़ा रोल है कि बाप को इस तरह से पेश किया जाता है जैसे कोई विलन है वो, जैसे कि वो घर में सिर्फ मारने के लिए, पाबंदियां लगाने के लिए है। खास तौर पर ये गुड कॉप और बैड कॉप वाला खेल बच्चों के साथ खेला जाता है कि माँ को गुड कॉप बना दिया जाता है, बाप को बैड कॉप बना दिया जाता है। अब इसके जो असरात हैं वो इस तरह के होते हैं कि इसको हम साइकोलॉजी की ज़बान में कहते हैं मदर एक्सेप्टिंग बिहेवियर, फादर रिजेक्टिंग बिहेवियर। और इसकी वजह से बच्चे की पूरी जिंदगी जो है वो कश्मकश का कन्फ्लिक्ट का शिकार रहती है। वो ये कंफ्यूज रहता है कि पता नहीं बाप हमसे प्यार करता है कि नहीं करता। ये बड़े होके बच्चे बड़ा सवाल करते हैं। ये मैं समझता हूँ कि इसको अब सोसाइटी को थोड़ा सा ट्रेंड्स को चेंज करने की बहुत जरूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता जा रहा है। हमारे साथ डॉक्टर अफाफ मंजूर है, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है। डॉक्टर अफाफ, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? ठीक है, ठीक हूँ, थैंक यू सो मच। आप कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर अफाफ, आज हम बात कर रहे हैं कि जो बच्चे की तरबियत होती है ख़ास तौर पर, उसके ऊपर माँ की ज़्यादा जिम्मेदारी होती है, क्योंकि माँ को ज़्यादा कहा जाता है कि जब तुम्हारी जिम्मेदारी है बच्चे की तरबियत करनी है, उसकी परवरिश करनी है, उसको एक अच्छा इंसान बनाना है। तो बाप की भी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी होती है ना, पैदा करना तो सिर्फ जिम्मेदारी नहीं है आपकी। तो ऐसे बच्चे, स्पेशल बच्चों की अगर चलें बात कर लें, स्पेशल बच्चों के लिए तो और भी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ आ जाती हैं माँ के लिए। तो ऐसे में बाप का क्या किरदार बनता है? थैंक यू वेरी मच कि आपने इस टॉपिक को आज डिस्कस किया, क्योंकि मेरे ख्याल में इस टॉपिक को डिस्कस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस वक्त में। अच्छा, ये जो कहा जाता है कि माँ का किरदार ज़्यादा है और बाप का कम है, मैं इससे एग्री नहीं करती। और उसकी वजह यह है कि देखें, आप बहुत पीछे भी चले जाएं, बाप के किरदार को देखना है तो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहतरीन किरदार हमें मिसाल नज़र नहीं आती।
कि उन्होंने किस तरह से एक किरदार निभाया, और वो भी एक बेटी के बाप होने की हैसियत से। तो बाप के किरदार को हम निगेट नहीं कर सकते। दुनिया में जितने भी लोग हमें नज़र आते हैं जिन्होंने प्रोग्रेस की है, जिन्होंने कामयाबियां हासिल की हैं, उनमें उनके पेरेंट्स का किरदार कहीं ना कहीं होता है, और ख़ास तौर पे चाहे वो माँ की सूरत में है या बाप की सूरत में है, वो दोनों तरह से ही बच्चों की उसके ऊपर, उनकी प्रोग्रेस के ऊपर, उनकी साइकोलॉजी के ऊपर, हर चीज़ पे इफ़ेक्ट कर रहा होता है। सो पेरेंटिंग इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। पेरेंटिंग जो है हमारे यहाँ हम उसको इस तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, बल्कि हम उसको एक रस्म और रिवाज की तरह लेते हैं कि जी शादी हुई है और उसके बाद बच्चे जो है ना वो शादी का एक आउटकम है और वो बच्चे होने हैं और बस एक नेचुरल सा प्रोसेस है और बच्चों ने आना है। बट पेरेंटिंग इज़ ए रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आप उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के नहीं करते तो फिर आपको वो तमाम चीज़ें जो कि आप चाहते हैं अपने बच्चों में, आउटकम्स चाहते हैं कि आपके जब बच्चे बड़े हों तो वो इस तरह के बने और ऐसे नज़र आएँ और एक आइडियल सा बच्चा आप चाहते हैं, वो कभी भी आपको वैसा नहीं मिलता। ठीक है। अच्छा, आपने नोटिस किया होगा कि बहुत सारी, जैसे आजकल का माहौल है, ख़ास तौर पे माएँ भी वर्किंग हैं, बाप तो हमेशा से ही मसरूफ़ रहा, जैसे अभी काशिफ साहब भी कह रहे थे, तो बाप की मसरूफियत तो हमेशा रहती ही है। लेकिन एक चीज़ अगर आप अपने बच्चे में पैदा कर लें या बच्चे और आपके दरमियान में एक कनेक्शन बिल्ड हो जाए, तो समझें कि आप बच्चे की हर तरह से बेहतरीन तरबियत भी कर सकते हैं और जो आप बच्चों से चाहते हैं वो मिल भी सकता है। अच्छा। और ये रिसर्च हमें बताती है कि वो है ट्रस्ट। अच्छा, अब ट्रस्ट क्या है? ट्रस्ट ये है कि बच्चे को ये पता होना चाहिए कि मेरे माँ बाप मुझसे प्यार करते हैं। ठीक है। जो वो मुझे बताते हैं चीज़ें वैसी ही हैं, जो वो मुझे कहते हैं वो वैसा करके दिखाते हैं या वैसा कर रहे हैं। ये जो ट्रस्ट की एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है ना, वो आपकी थ्रू आउट पर्सनैलिटी को बिल्ड करता है। सही। अब ये बाप का दिया हुआ ट्रस्ट, चाहे वो बेटी है या बेटा है, थ्रू आउट लाइफ आपके साथ चलता है। यानी आप ये देख लें कि वो चाहे फिर सिबलिंग्स के रिलेशनशिप में ट्रस्ट हो, उसके बाद स्कूलिंग के फ्रेंडशिप के सिलसिले में ट्रस्ट हो, फर्दर लाइफ में आपका पार्टनर के साथ रिलेशनशिप का ट्रस्ट है, इस तरह से जॉब प्लेसमेंट पे, यानी आप समझ लें कि इंसानियत पे ट्रस्ट करना पेरेंट ही सिखाते हैं, और ख़ास तौर पे बाप का किरदार इस लिहाज से भी बड़ा अहम होता है कि उसने बच्चों को वो सिखाना होता है जो शायद माँ नहीं सिखा पाती ना। बाप को ज़्यादा आइडलाइज करते हैं, बाप को एक सुपर हीरो की तरह लिया जाता है, बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि बच्चों का जो पहला हीरो होता है वो बाप ही होता है। बिल्कुल होता है। हाँ। ठीक है, हम बेशक उन्हें जितने मर्जी हीरोज़ उन्हें किताबों में बताते रहें कि ये हीरो है या वो हीरो है, आप उन्हें जितनी मर्जी एग्जाम्पल्स देते रहें, लेकिन बच्चों के लिए पहला हीरो जो है ना वो उनका बाप ही है। सो ट्राई टू बी दैट हीरो इन योर चाइल्ड, कि आपने वो अपने बच्चे की ज़िंदगी में वो हीरो बनना है। ठीक है। अच्छा, अब आपका क्वेश्चन लेकिन क्या अब था स्पेशली बच्चों के हवाले से? अब जैसे हीरो की आपने बात की है, हीरोज हम लोग जो किताबों में पढ़ते हैं वो कहते हैं जी बड़े अच्छे होते हैं, बड़ी, हमारे बाप भी वैसे होते हैं, लेकिन उनको पोर्ट्रे नहीं उस तरह किया जा रहा होता ना। एक तो वो ब्रेड एंड बटर के चक्कर में इतना ज़्यादा मसरूफ़ होते हैं, फिर वो चिड़चिड़ापन भी हो जाता है, गुस्सा भी आ जाता है। जैसे काशिफ साहब से पहले भी मैं बात करी थी कि ना एक हमें लगता है कि हमारा बाप गुस्से में ही होगा हमेशा, हम भी जब उनके पास जाएंगे कोई बात करने के लिए, या फिर बचपन से हमें बोला जाता है कि जी अब्बू घर आ रहे हैं, बोलना नहीं है, सबने साइड पर होकर बैठ जाना है, अब्बू को तंग नहीं करना, अब्बू के पास नहीं जाना है। तो हमें तो ये पोर्ट्रे किया जाता है बाप के हवाले से। अच्छा, इसमें मैं जो बात कहने जा रही हूँ, मेरे ख्याल में तमाम ख़ास तौर पे जो वालिद हैं उनको अपने जहन में ये बात रखनी है। ठीक है। हम आम तौर पे जो हमारा रवैया होता है या हमारी जो चाहत होती है एज ए फादर, वो हमारी होती है कि हम फाइनेंशियली अवेलेबल हों। ठीक है, लेकिन फाइनेंशियली अवेलेबल होने से ज़्यादा इमोशनली अवेलेबल होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। ठीक है, यानी आप फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेते हैं, और मैंने देखा है हमारे बाप ऐसा नहीं है कि फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं। सारी उम्र जो है वो मेहनत मजदूरी करते हुए अपनी सेक्रीफाइसेस करते हैं, यानी बाप की कुर्बानियाँ हम शायद लौटा नहीं सकते हैं, बिल्कुल ऐसे। लेकिन वो जो थोड़ी डेफिशिएंसी रह जाती है ना, या आप इमोशनल चाहते हैं कि आप 100% अपने बच्चों को, और ख़ास तौर पे वो स्टेज जब आपके ऊपर आती है और आप कहते हैं कि मैंने तो अपना जो कुछ मेरे पास था मैंने अपने बच्चों पे लुटा दिया, लेकिन मेरे बच्चे आज मेरे पास नहीं हैं, वो मेरी फीलिंग्स को इस टाइम पे अंडरस्टैंड क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि आप उन्हें फाइनेंशियली अवेलेबल रहे हैं, लेकिन आप इमोशनली अवेलेबल नहीं रहे। और वो इमोशनल बॉन्डिंग जितनी माँ की ज़रूरी है उससे कहीं ज़्यादा बाप की ज़रूरी है, क्योंकि उस इमोशनल बॉन्डिंग ने उसको विद इन होम प्रोटेक्शन नहीं देनी। माँ विद इन होम सारा डेवलप कर रही होती है, जो आउटसाइड है
वहाँ पे बाप की जो सपोर्ट है या इमोशनल अवेलेबिलिटी है वो बेटी को भी मजबूत करती है और बेटे को भी मजबूत करती है। एक और चीज़ जहन में रखें अपनी बेटियों की तरबियत के हवाले से, बेटियों को आप जितना फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं, हमारे यहाँ 2 रवैये हैं बाप की भी ख़ास तौर पे। अच्छा। उसकी ये कोशिश होती है कि बेटी को वो ज़्यादा नसीहतें और वाइज करे और उसको वो ज़्यादा बताएं कि आपने ऐसे करना है वैसे करना है, और बेटों को उनका होता है कि हम ना इनको फाइनेंशियली ज़्यादा सपोर्ट करें। लेकिन बेटी को हमेशा आप ज़्यादा पॉकेट मनी दें, ठीक है, ताकि बेटी किसी और के पास इस नीड के लिए न जाए। बेटी को ज़्यादा इमोशनल सपोर्ट दें, उसको इस बात का यकीन दिलाएं कि तुम्हारी ज़िंदगी में, तुम्हारी दुनिया में जो असल हीरो है वो मैं हूँ, वो कोई और शहज़ादा नहीं है जिसने आना है और वो तुम्हारी ज़िंदगी बदलेगा और वो तुम्हारा इजी लोड भी करवाएगा और वो तुम्हें जो है कपड़े भी लेके देगा, मतलब व्हाट्सोएवर। यानी आप उसको ये ट्रस्ट, वही बात आ जाती है, ट्रस्ट दें कि चाहे कम है या ज़्यादा है लेकिन जो कुछ है वो तुम्हारा है और ये असल चीज़ है, ये असल मोहब्बत है। बेटों को जो है कम से कम फाइनेंशियल सपोर्ट दें, ठीक है। बेटों को सोल्जर्स की तरह जो है ना आप ट्रीट करें, बेटों को तरबियत सोल्जर्स की तरह करें कि उन्होंने कल को रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेनी है। और फिर माँ की मोहब्बत, अगर आप अपने बच्चों के साथ कुछ अच्छा करना चाहते हैं ना तो उनकी माँ से मोहब्बत करना शुरू कर दें। अच्छा, हाँ, वो देखते हैं तो वो उनके अंदर आ जाती है वो चीज़ें सारी कि हमारे माँ बाप की जो रिलेशनशिप कैसे है। अच्छा काशिफ साहब, ऐसा भी तो नहीं हो सकता ना कि सिर्फ मोहब्बत ही मोहब्बत हो, कहीं ना कहीं आपको थोड़ा बहुत सख्ती भी तो करनी पड़ती है ना बच्चों की शख्सियत के लिए, उनकी बेहतरी के लिए। कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जहाँ पे आपको कहीं ना कहीं एक कहते हैं ना कि ईगल आई भी आपकी होनी चाहिए बच्चों को लेकर, तो वो सख्ती किन फैक्टर्स के ऊपर होनी चाहिए, माँ बाप की या ख़ास तौर पर बाप की? जी बिल्कुल ठीक है। देखिए, हीरा भी उस वक्त तक हीरा नहीं बनता जब तक उसको काटा तराशा नहीं जाए। हाँ। तो तराशने के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो आपका किरदार, एक्चुअली जब हम इस तरह गुफ्तगू कर रहे हैं तो ऐसे लग रहा है जैसे हमने कोई माँ और बाप को 2 मुकाबले में खड़ा कर दिया। पहली बात तो ये है कि दोनों ही बहुत ज़रूरी हैं, दोनों में कंपैरिजन नहीं किया जा सकता किसकी कितनी ज़रूरत है। एक्चुअली कुछ ज़रूरियात ऐसी हैं जो वालिद पूरे करते हैं, कुछ ज़रूरियात ऐसी हैं जो माँ पूरी करती हैं। सो एक बैलेंस जो है शख्सियत के लिए या एक बैलेंस किस्म की ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, प्रोग्रेस के लिए दोनों का होना बहुत ज़रूरी है। काशिफ साहब, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, एक कॉलर है, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है, अफजल साहब है चीचा वतनी से, उन्होंने हमें कॉल किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। काशिफ साहब, सबसे पहले तो अपने टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें और उसके बाद मुझे अफजल साहब जी अब बताएं सवाल क्या है आपका? सवाल ये है कि मैं एक गरीब बाप का बेटा था और मैंने पाकिस्तान से ट्रेवल किया सऊदी अरब में, और मेरी मिसेज पीछे बच्चों को गाइड करती रही और मैंने 25 साल जिंदगी की कमाई की अपने बेटों के लिए, फ्रांस पढ़ाने के लिए भेजा, पढ़ के लिख कर आए सारा कुछ। आज जब वो स्टेबल हो गए हैं तो वो हमें कहते हैं कि आपने हमारे लिए किया ही कुछ नहीं। माँ बेचारी बूढ़ी होगी सारी जिंदगी, बहनें हैं उनकी, अभी बेटियों की शादी की है, बेटियां घर में आती हैं तो हमारी बहू उनको बर्दाश्त नहीं करती। हमने तो कोई कसर नहीं छोड़ी, नमाज पढ़ने सिखाई, दीन का उनको सब कुछ सबक दिया, सारी जिंदगी अपनी बूढ़े होकर अभी घर में आए हैं तो अभी तक मेहनत कर रहे हैं, लेकिन वो हमारे साथ उनका रवैया इतना बुरा है कि हम आप सोच नहीं सकते। तो हम क्या करें कि हमारे बच्चे हमारे साथ सीधे हो जाएं। प्रॉपर्टी मैंने उनके लिए 5-6 करोड़ की बनाई है, सारा कुछ है, लेकिन अभी भी वो हमारे ऊपर खुश नहीं है, कहते कि आपने हमारे लिए किया क्या है। जबकि मैं एक गरीब बाप का बेटा था, मेरे बाप का जवानी में टांग कट गई थी, मैंने सारी जिंदगी मेहनत करके बच्चों को पाला। हम बाहर निकल के सारी जिंदगी बच्चों के लिए अपना जिंदगी खराब की है, लेकिन इन बच्चों को जवान होकर हमें कुछ सुख नहीं दिया। समझ नहीं लग रही क्या करें, पूरे घर का माहौल खराब किया हुआ। उसके लिए हमें कुछ बताएं कि हम क्या कर सकते हैं। नमाज पढ़नी सिखाई है, नमाज पढ़ते हैं। ज़रूर अफजल साहब, हम इसके ऊपर बात कर लेते हैं। वैसे तो डॉक्टर साहिबा पहले इसी चीज़ के ऊपर बात कर रही थी, लेकिन इस चीज़ जिस तरह उनका दिल भर आया है, मेरे ख्याल में ये हर घर की कहानी मेरे ख्याल से मोस्टली पाकिस्तान में यही सारा सिलसिला चलता है कि इस उम्र में वालिदैन के साथ। अब इनका जो सवाल था ना कि अब हम क्या करें, अब इनके करने का वक्त नहीं है, अब इनकी औलाद के करने का वक्त है। देखिए, बहसियत औलाद भी तो आपके कुछ फ़राइज़ हैं ना। अब माँ बाप से अगर कहीं कोई चीज़ कमी बेशी रहेगी, अब जिस स्टेज पे हैं वो बुढ़ापे में हैं, तो अब तो हर तरह से बच्चों की जिम्मेदारी है, उन्होंने इस चीज़ को मैनेज करना है।
माँ बाप ने कि जो बच्चे की तरबियत है ना, असल तरबियत तो हम ये कहते हैं कि 7 इयर्स तक आपने जो है ना वो करनी होती है। उसके बाद सिर्फ 2-4 आपके पास पॉइंट्स रह जाते हैं जिसमें अगर आपने कहीं ट्रस्ट डेवलप किया हुआ है, उनके साथ कॉन्शियसनेस का रिलेशनशिप है, तो वो हो सकता है। बट एट दिस स्टेज अब बच्चों की ओनली जिम्मेदारी। मतलब ये बच्चों की जिम्मेदारी। तो काशिफ साहब आप इसके ऊपर क्या कहेंगे? मैं तो ये कहूँगा कि ये जो बच्चों की हंसी में खुशबू है, हाँ। इसके पीछे किसी बाप की थकी सांसें हैं। जो बात अफजल साहब आपने हमसे की है, काश कि ये बात आप अपने बच्चों को बिठाकर इसी अंदाज में उनसे करते। आपने ये कैसे सोच लिया कि अगर आपने बच्चों के लिए किया है तो बच्चे मुकाबले में सारा कुछ आपके लिए वही करेंगे? देखिए, माँ बाप की मोहब्बत गैर मशरूत मोहब्बत होती है, उसमें कुछ लेन और देन नहीं होता। आपने जब बाहर रहकर इतनी कमाई की, बच्चों को करोड़ों रुपया दिया, यही तो आपका मसला है। आप उसे करोड़ों देते रहे, लेकिन उसको जो क्वालिटी टाइम बच्चों को चाहिए था, जो कम्युनिकेशन आपसे चाहिए थी, जो जादू की जफ्फी उनको चाहिए थी, जो सर पे प्यार उनको चाहिए था, जो आपकी गुफ्तगू उनको चाहिए थी, जो आपका क्वालिटी टाइम उनको चाहिए था, वो बच्चे मिस कर गए हैं। ये ठीक है कि आपने जायदाद बनाई, घर बनाई, ये भी ज़रूरत थी उनकी, मैं ये नहीं कहता ये ज़रूरत नहीं थी, लेकिन इसके साथ साथ बच्चों को यही सारी बातें जो आपने आज हमें बताई हैं, ये आपने बच्चों को क्यों नहीं बताई? ये आप डेली बच्चों से डिस्कस क्यों नहीं करते? जब आप बात करेंगे अपने बच्चों से, जब आप अपने बच्चों को अपनी दुख बताएंगे, अपनी तकलीफ़ बताएंगे, अपनी मेहनत बताएंगे, अपनी मुशक्क़त बताएंगे, तो मुमकिन नहीं है कि अगर आपने हक और हलाल की कमाई से बच्चों को पाला है, मेरा तो दिल नहीं मानता कि वो बच्चे जो हैं वो आपकी इज़्ज़त ना करें या आपसे कहें कि आपने बाबा हमारे लिए क्या किया है। जो सबसे बड़ा काम आपने अपने बच्चों के लिए किया है, वो उनको आप दुनिया में लेकर आए हैं। हज़ारों, लाखों, करोड़ों, अरबों खुलियों में से एक खुलिया है जो जाके उनको पैदा कर रहा है, और अल्लाह ताला ने आपको दुनिया में लेकर आए। फिर जो दूसरा बड़ा काम किया, आपकी परवरिश करके आज किस मुकाम पर पहुंचाया। तो ये जो आवाज़ और ज़बान आप इस्तेमाल कर रहे हो बाप से, ये भी उसी बाप की दी हुई है, उसी की परवरिश थी, उसी के रिस्क की वजह से, अल्लाह की मदद से जो रिस्क मिला, उसी ने आपको इस मुकाम पर पहुंचाया। आपके लिए आसानी पैदा करे, हम तो दुआ ही कर सकते हैं आपके लिए अफजल साहब। तो बच्चों की तरबियत में माँ का एक रोल होता है और बाप का क्या रोल होता है, उसके ऊपर स्पेसिफिकली आज हमने बात की, और हमारे साथ डॉक्टर अफाफ मंजूर मौजूद थी, काशिफ फराज साहब ने हमें ज्वाइन किया था। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच कि आप लोग यहाँ पर आए और इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर हमारे साथ बात की है। मुझे इजाज़त दीजिए, इसी नोट पर अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।